एक बीवी अपने शौहर के माजी में किस कदर दिलचस्पी रखती है, ये तो सभी बीवियां जानती हैं। मैं भी मारे तजस के हर कीमत पर चाहती थी वो मुझे अपने सारे राज बता दे। तजस की वजह ये थी कि जब मेरी शफकत से शादी हुई तब वो खोए खोए से रहते थे। इनकी शख्सियत इस कैदी की मानिंद थी जो यादों के जाल में महसूर होता है। मैं नई दुल्हन थी, इनके हर वक्त खोए रहने का राज जानना चाहती थी, लेकिन कुछ पूछने से हिचकिचा रही थी। आखिर एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आपके दिल पर कैसा बोझ है, क्यों परेशान से रहते हैं। कहने लगी, तुम मेरी बीवी हो, अगर दोस्त बनूं तो मैं तुम्हें अपने माजी की सैर कराऊं। उनके ऐसा कहने पर खामोश हो रही। जानती थी कि शफकत देहात के रहने वाले हैं जो बीवियों को दोस्त नहीं बनाते। इनकी बीवियां बस बीवियां ही होती हैं जो उनका हर हुक्म बिला चून व चरा बजा लाती हैं। वो भला कब इनको अपने दिल के राज से आगाह करते। वक्त गुजरता गया। शादी के साल बाद में एक बेटे की मां बन गई। वो बेटे से मोहब्बत करते थे और मैं भी। इस कड़ी ने हमें एक दूसरे से करीब कर दिया था। मुझे लगा कि अब वो मुझ पर भरोसा करने लगे हैं और हमारे बीच दोस्ती ऐसा रिश्ता कायम हो रहा है। तभी मैंने उन्हें कुरेदा, आपके दिल में क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि आप माजी में खो जाते हैं तो कई दिनों तक गुमसुम रहते हैं। अब की बार उन्होंने अजनबियों की तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि जीवन साथी समझते हुए दुख सुख बांटा तो मैं शशदर रह गई। उन्होंने बताया कि गांव में उनके बचपन के कुछ दोस्त ऐसे थे जो खाते पीते घराने से थे। वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, बेवजह की मसरूफियात में अपना वक्त ज़ाय करते थे। उन्हीं दोस्तों में उनका ज़्यादा वक्त गुजरने लगा। होते होते शफकत इन आवारा मिजाज लड़कों की टोली के सरगना हो गए। मैंने अजरा मजाक कहा, मुझे तो पहले ये शक था, आज अपने खुद कह दिया कि आप वाकई आवारा मिजाज नौजवानों की टोली के सरगना हैं। ये बात मैंने मजाक में कही थी। वो संजीदा हो गए, बोले ऐसा मत सोचो अनम। तब मुझे एहसास हुआ कि जब किसी के दिल की बात जाननी हो तो इससे इस तरह मजाक नहीं किया करते। मैं जानती थी कि शफकत फितरतना शर्मीले और शरीफ खानदान से हैं। अच्छे लड़कों की सोबत ना मिली तो ऐसे वैसे लड़कों के नरगे में घर गए और उन्होंने उनको अपनी लाइन पर लगा लिया। इस उम्र में लड़के बाख्ता दिमाग होते हैं। बस फिर ये उन्हीं के रंग में रंग गए और पढ़ाई से दिल उठा लिया। उन्होंने बिलाखिर मुझे अपने माजी के बारे बता दिया कि जब शफकत के वालिद ने बेटे की यह हालत देखी तो उनको बड़े भाइयों के सुपुर्द कर दिया। शुरू में तो ये भाइयों के साथ मिल चले जाते थे और उनकी हमराही में काम करते, लेकिन बाद में ये उनके साथ जाने और काम से जी चुराने लगे। सुबह सवेरे निकल जाते तो रात गए घर में घुसते। सार अलिफ वक्त इन आवारा मिजाज लड़कों की सोबत में गुजारते जो लड़कियों के पीछे फिरते। इन लड़कों को तो लड़कियों के पीछे फिरने का जुनून सा हो गया था, लेकिन वो कहते हैं न कि जब बुरा वक्त आता है इंसान का साया भी साथ छोड़ देता है। कम अक्ली की वजह से उन पर भी बुरा वक्त आ गया। हुआ यूं कि अपने वालिद की निगरानी और दिन रात की नसीहतें उनको बहुत बुरी लगती थी। उन्हें अब अपने बाप की हर बात से चिढ़ा रहने लगी। ये ऐसे हो गए कि हर वो काम करते जिससे उनको मना किया जाता। उनकी तबीयत में जिद पैदा हो गई थी। उन्हीं दिनों उनके एक दोस्त अबरार की गांव की 2-3 लड़कियों से दोस्ती हो गई। वो इनको अलहदा अलहदा बेवकूफ़ बना रहा था। अक्सर शफकत से भी कहता कि यार तुम तो खूबसूरत हो और अच्छा लिबास भी पहनते हो, फिर भी किसी लड़की को मरूब करके उसे अपना दोस्त नहीं बना सकी। आखिर क्या बात है, क्या कमी है तुम में?
मैं बहुत शर्मीला हूँ। शफकत का यही जवाब था। उनकी गुफ्तगू तीसरे दोस्त वकार ने भी सुनी जो करीब ही मौजूद था और कदरे शरीफ लड़का था। इसने अबरार से कहा, यार मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि शफकत शरीफ आदमी है, इसके साथ सिर्फ अच्छी दोस्ती रखो और ऐसे वैसे चक्रों में न घसीटो। किसी दिन इस बेचारे पर मुसीबत आ जाएगी। ये लड़का शफकत को अबरार के साथ जाने से भी मना करता था। कहते हैं कि पानी की बूंद मुसलसल पत्थर पर भी गिरती रहे तो इसमें शिगाफ डाल देती है। बस शफकत भी अबरार की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। अब वो अक्सर अपने रंगीन मिजाज दोस्तों के हमरा गलियों में घूमा करता। ये खेतों में छप कर लड़कियों को ताकते और कभी किसी लड़की की तलाश में दीवारें भी फैलान जाते थे। एक रोज शफकत गली से गुजर रहा था कि नजर सामने वाले घर में बैठी हुई लड़की पर पड़ी जो अपने बाल खुश्क कर रही थी। इसकी नजर शफकत पर पड़ी तो वो हंस दी, जैसे कोई किसी मस्खरे या जोकर को देखकर हंसता है। लड़की को तमस्खुराना अंदाज में हंसते देखकर शफकत को बड़ा गुस्सा आया। तभी लड़की ने इसके करते की तरफ इशारा किया जो इसने उल्टा पहना हुआ था। जब उसने अपने सरापा पर नजर की तो झींप कर रह गया। ये लड़की जिस बरादरी से ताल्लुक रखती थी वो बड़े सख्त लोग थे और अपनी लड़कियों के मामले में ऐसे हसास के कत्ल हो जाते थे। इस लड़की का नाम अलीज़े था। इसका बाप एक सख्त गीर और खूनखार इंसान था। वो दौलतमंद भी था। अक्सर व बेशतर इसका इलाके के बारसोख और बड़े लोगों से मिलना होता था। वो इतना जालिम था कि इसके कबीले वाले भी इससे कांपते थे। लोगों पर जुल्म करते हुए इसको जरा भर भी मलाल नहीं होता था। इसका नाम शबीर खान था। इस शख्स से सभी लोग डरते थे मगर शफकत को इससे जरा भी डर नहीं लगता था क्योंकि उसकी बेटी अलीज़े इसे अच्छी लगती थी। ये इसका रोज़ाना का मामूल हो गया कि एक ख़ास वक्त पर उसकी गली से गुजरता और जब तक इसको देख ना लेता इसे चीन ना आता। वो अलीज़े की चाहत में अपने होश गंवा बैठा था। वो यही समझता था कि अलीज़े भी इसको चाहती है और रोज़ाना इसकी एक झलक देखने की आरज़ूमंद रहती है। शफकत अपनी चाहत की आरज़ू में मस्त था। रोज़नित नए कपड़े पहनकर इसका दीदार करने जाता। वो नजर न आती तो आवारा बादल की तरह सारा दिन खेतों खलियानों और गांव की गलियों में बेमकसद घूमता फिरता था और चलते फिरते अलीज़े के राम होने की दुआ भी करता था। यहाँ तक कि इसने कई पैरों के दरबारों में हाजिरी भी दी और कई मज़ारों पर जाकर दिए जलाए कि यह हसीना मुझ पर मेहरबान हो जाए। दिल से मांगी दुआ ज़रूर असर रखती है। किसी खास घड़ी में उसकी दुआ कबूल हो गई। एक दिन एक बच्ची के हाथ उसने पैगाम भेजा कि तुम रात को मेरे घर के बैरूनी दरवाजे पर जाओ, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आजकल बाबा जान घर पर नहीं हैं। इस पैगाम के मिलते ही शफकत की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसके दिल की मुराद बराए। रात के 12 बजे तक वो अपने घर के सेहत में टहलता रहा। 12:05 पर वो रवाना हुआ और उसके घर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। देखा तो वो सरापा इंतजार उसकी राह तक रही है। अलीज़े ने इसे घर के अंदर आने का इशारा किया। शफकत 2 घंटे इसके पास बैठा रहा और वो लड़की बड़े इत्मीनान से इसके साथ बातें करती रही। इसको कोई खौफ नहीं था। शफकत हैरान था कि ये कैसी दलेर है कि लड़की होकर लड़कों के जैसा जुगड़ा रखती है। आखिर उसके घर के बाकी अफराद कहाँ हैं? बाद में मालूम हुआ कि अलीज़े का बाप अक्सर बाहर रहता है। एक चचा है जो अपनी ज़मीन पर होता है। एक बूढ़ी दादी और एक छोटा भाई था जिसे वो बहला फिसला कर सुला देती थी। इस तरह उन्हें मिलते हुए 6 माह गुजर गए, लेकिन मुलाकातें सिर्फ बातों तक महदूद होती थी।
शफकत ने इस लड़की की पाकीज़गी का ख्याल रखा और ये अखलाकी फासला हमेशा बरकरार रहा। ताहम वो अलीज़े की चाहत में दुनिया माफ़हा को भुला चुका था। इसके लिए चांद रात को सूरज बनकर तुलू होता था और बहार का मौसम भी रात को ही फूलों में खुशबू भरता था। ये बहार की मदहोश कर देने वाली रात थी जिसके बारे में उसे गुमान था कि शायद हमेशा उसकी ज़िंदगी के रोज़ो शब महकाती रहेगी। इसे क्या खबर थी कि ये बहार का जोबन आर्जी है और उस पर अब खिज़ां का मौसम आने वाला है। शायद बदकिस्मती का दौर शुरू हो चुका था। वो मामूल की तरह इसके मकान पर पहुंचा, दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ छलांग लगा दी क्योंकि उसे मालूम था कि इसका बाप घर नहीं होगा। अब ये शफकत की बदनसीबी थी कि हालात की सितम ज़रीफ़ी किसी वजह से लड़की का बाप घर वापस आ चुका था, लेकिन शफकत तो अलीज़े का परवाना था और परवाने की मानंद इसका दीवाना बग़ैर उधर उधर देखे सीधा अलीज़े के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के साथ मुंह लगाकर देखने लगा। अभी वो देख ही रहा था कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। पलट कर देखा तो शबीर खान खड़ा था, ऊंचा लंबा भारी भरकम जुस्सा, जैसे कोई मस्त हाथी चारों पांव फैलाए खड़ा हो। इसके हाथ में बंदूक थी। शफकत को देखते ही इसका चेहरा वहशतनाक हो गया और शफकत के पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे पहले कि वो संभलता, शबीर खान ने इसके सर पर बंदूक का बट मार दिया। वो बेहोश होकर जमीन पर ढेर हो गया। होश में आया तो शबीर खान के मुलाजिम सर पर खड़े थे। उन्होंने ठोकरों से शफकत को जमीन पर रूल करना शुरू कर दिया जैसे कालीन को लपेटते हैं। इसका सारा बदन ही लहूलुहान और नीलो नील था। जब उन्होंने देखा कि यह मरने के करीब है तो पुलिस को इत्तला कर दी कि हमारे घर कूद कर आया था, हमने उसकी खातिर तवाज़ो कर दी। शफकत की हालत गैर थी, सो पुलिस वाले उसे अस्पताल ले गए। जब हालत कुछ संभली तो हवालात में बंद कर दिया। उन्होंने शफकत से तफ्तीश की। उसने बताया कि मैं चोरी डकैती करने उनके घर में नहीं कूदी था, बल्कि मुझे खुदान की लड़की ने बुलाया था और अपने कमरे में बिठाया हुआ था। जब पुलिस अलीज़े का बयान लेने गई तो उसने उलट बयान दिया। कहा कि शफकत और अबरार ने काफ़ी दिनों से मुझे परेशान किया हुआ था और ये दोनों ही मेरी इज्जत के दुश्मन हैं। इस तरह अबरार भी गिरफ्तार हो गया। जब ये बयानात हो गए तो शबीर खान ने अपनी लड़की को भी मुआफ़ नहीं किया, बल्कि एक रात टोके के वार करके उसे भी ख़त्म कर दिया। इलाके में हाहाकार मच गई। पुलिस एक बार फिर वहां गई और अलीज़े की लाश को कब्जे में किया। लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो सब हैरान रह गए, ख़ास तौर पर शफकत, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लड़की की पाकीज़गी ख़त्म हो चुकी थी। हालांकि शफकत ने तो कभी इसकी तरफ मैली निगाह से भी नहीं देखा था। जब अबरार पर सख्ती की गई, इसने कबूल कर लिया कि वो अलीज़े से तन्हाई में मानी खेज़ मुलाकातें किया करता था जो पाकीज़गी की हुदूद में नहीं रही थी। शफकत के वालिद साहब ने असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने बेटे की खलासी करवा ली। इससे तो रिहाई मिल गई, मगर इकबाली बयान की वजह से अबरार पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और वो लंबी सज़ा में जेल चला गया। शफकत साहब जब आज़ाद हुए तब कदर आई कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, और मोहब्बत पर से तो उनका ईमान ही उठ गया। अलीज़े बायक वक्त दोनों दोस्तों से दोस्ती का ड्रामा खेल रही थी, तभी जान से गई। शफकत साहिब का कहना था, मैं इसकी इज्जत करता था तो वो मुझसे बातों की हद तक मलती थी, और अबरार का दीन ईमान कुछ और रविश पर था। वो इसके साथ इसी रविश पर मलती थी। जितनी हमारे शौहर साहिब की खता थी बकौल उनके, इनको इतनी सज़ा मिली और अबरार अब तक जेल में सज़ा भगत रहा था। शबीर ने इसकी ज़मानत भी ना होने दी थी और ख़ुद बेटी के कत्ल से बुरी हो गया कि वहाँ कोई ऐनी शायद भी ना था।
ये सब दौलत के खेल हैं। शफकत ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी ज़हनी उलझन और बरसों से पड़े मेरे दिल पर पड़े बोझ के बारे में पूछ तो रही हो, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? मैंने वादा किया था कि नाराज़ नहीं होंगी और कभी उनको उनके माजी का ताना भी नहीं दूंगी। बस उन्हें जो दुख है इसको बांटने की ख्वाहिश है। मैं हसब वादा उनकी बीती सुनकर नाराज़ नहीं हुई बल्कि तसल्ली दी। औरत छोटी अजीब मखलूक है, कभी तो इतनी फराख दिल के शौहर की हर खता बख्श दे और उफ ना करे, और भी इतनी तंग दिल के ज़रे सी बात पर उसकी और अपनी ज़िंदगी अजीरन बना दे। लेकिन शायद ये सिर्फ औरत की फितरत पर ही मुनहसर नहीं, मर्द भी कुछ कम शक्की मिजाज नहीं होते। फ़र्क सिर्फ ये है कि औरत अपनी नाताकती के सबब सब कुछ झेलने पर मजबूर होती है और मर्द खुद मुख्तार होता है, गलती कर कर के भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मेरे ही इसरार पर शफकत ने मुझे अपने माजी का यह वर्क दिखाया था। मुझे कुछ वहशत सी हुई। वो मुझे वक्ती तौर पर बुरे भी लगे। जी चाहा कि उनसे लड़ पड़ूं, मगर मैं उनसे ना रूठने का वादा कर चुकी थी, लिहाजा गुस्से और रंज पर काबू पाना ही था। ताहम मुझे पता चल गया कि मर्द की ज़ात काबिल एतबार नहीं है। आज भी जब वो मुझसे मोहब्बत जतलाते हैं तो मुझ ये बात याद आ जाती है कि मोहब्बत तो वो कर चुके अलीज़े से, क्योंकि मोहब्बत ज़िंदगी में एक ही बार होती है। तब उनका इकरार मोहब्बत मुझे झूठी बात लगने लगती है। सोचती हूँ ये काश मैं उनके मुंह से उनकी दास्तान मोहब्बत ना सुनती, क्योंकि वो तो माजी था और माजी किस्सा पारीना होता है। लिहाजा शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से कभी इसका माजी ना पूछना चाहिए। इस अमल में सिवाय तकलीफ और ज़हनी अजियत के कुछ नहीं।